हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में पॉलिटी का सिलेबस और जीएस 2 में भी पॉलिटी का सिलेबस यानी संविधान और शासन व्यवस्था के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें लक्ष्मीकांत यानी कि आप डीडी बसु भी पढ़ते होंगे तो उनमें से आपको कौन कौन से पढ़ने हैं जो आपके यूपीएससी के आईएएस के सिलेबस में मेंशन है। देखिए क्या होता है ना कि जब आपको सिलेबस पता नहीं होता है तो आप सिलेबस छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। ये आपके लिए बहुत ही खतरा साबित होता है, ठीक है ना। तो हम उन्हीं आर्टिकल्स को देखेंगे, हम उन्हीं टॉपिक्स को देखेंगे जो हमें पढ़ने हैं, उनको हम छुएंगे तक नहीं जो हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन अली और आप सभी का बहुत बहुत फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जीएस पेपर 1 में अगर हम बात करें प्रीलिम्स की तो हमें मिलता है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, दूसरा है संविधान शब्द, तीसरा है राजनीतिक प्रणाली, चौथा पंचायती राज, पांचवा है लोक नीति और अधिकारों के मुद्दे। तो सबसे पहले हम पोस्टमार्टम करेंगे इन सारे शब्दों का, ये शब्द हमें कहना क्या चाहते हैं, एक ओवरव्यू हम लेंगे कि इन सारे शब्दों का मतलब क्या है। क्योंकि जब आपको शब्दों का अर्थ पता होता है, मतलब पता होता है, तो आपको ये भी पता होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अगर हम आपसे पूछे तो आप क्या जानते हैं। देखिए किसी भी चीज को याद करने के दो ही तरीके, या तो रट्टा मार लीजिए, या तो उसके आगे और उसके पीछे की कहानी पता है ना तो बीच वाला ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है ना। तो चीजों को हम समझेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, पहला शब्द का पोस्टमार्टम हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला है राज्य और दूसरा है व्यवस्था। राज्य शब्द को परिभाषित अगर हम करें तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है यूरोप के दार्शनिक, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, और दूसरे हैं भारत के चाणक्य यानी कौटिल्य, जो एक महान अर्थशास्त्री थे। तो अगर हम यूरोप के दार्शनिक के हिसाब से देखें तो राज्य कहते किसे हैं। देखिए उनका कहना है कि राज्य चार चीज़ों से, चार तत्वों से मिलकर के बना होता है। पहला है राजा, दूसरा है भूभाग, तीसरा है जनसंख्या और चौथा है संप्रभुता। राजा आप सब समझ रहे हैं, भूभाग वहाँ पे एक जमीन होनी चाहिए बड़े से, वहाँ पे लोग होने चाहिए, वहाँ की सरकार होनी चाहिए और वहाँ पे संप्रभुता होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछें क्या बिहार एक संप्रभु राज्य है तो जवाब आएगा निश्चिंत नहीं है, क्योंकि बिहार के पास लोग भी हैं, राजा भी है, अपना भूभाग भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। केंद्र सरकार जब चाहे बिहार पे राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, जो कि इतिहास में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है बिहार पे ही, ठीक है ना। लेकिन संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का मतलब होता है कि आंतरिक रूप से हम सर्वोच्च हैं, आंतरिक रूप से हमसे बड़ा कोई नहीं और बाह्य रूप से हम स्वतंत्र हैं, हम पे बाहरी किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल सकता। भारत ने नोटबंदी की, भारत की सरकार ने नोटबंदी की, क्या बाहर की सरकार ने इसकी आलोचना भले की होगी, लेकिन क्या उनको कहा कि आप नोटबंदी नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव हम पे बाहरी रूप से हमारी शासन व्यवस्था पे नहीं। तो संप्रभुता का मतलब यही है कि आंतरिक रूप से हम सर्वोच्च हैं और बाह्य रूप से हम क्या हैं, हम स्वतंत्र हैं, ठीक। अब कौटिल्य के हिसाब से अगर हम देखें एक राज्य शब्द का क्या मतलब होता है तो उनका कहना है कि राज्य शब्द में 7 तत्व होते हैं। उन्होंने सप्तांग का सिद्धांत दिया। पहला है राजा होना चाहिए, दूसरा है जनपद यानी भूभाग होना चाहिए, तीसरा है अमात्य यानी मंत्री होना चाहिए, चौथा है कोष, पांचवा है दुर्ग, छठा है दंड और सातवां है मित्र। तो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार ये 7 तत्व एक किसी भी राज्य के लिए होना चाहिए। और दूसरा शब्द अगर हम देखें तो वो है व्यवस्था। व्यवस्था किसे कहते हैं। किसी भी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किसी एक व्यवस्था की जरूरत होती है, हमें एक संगठन की जरूरत होती है। तो राज्य को चलाने के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता होती है उसे राज्य व्यवस्था हम कहते हैं। दूसरा शब्द हम लेते हैं शासन। भारतीय राज्य व्यवस्था व शासन। शासन शब्द से तात्पर्य यह है कि सरकार जो कार्य
करती है उन्हें शासन कहते हैं। तीसरा है संविधान। संविधान किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जो लोगों के राजशाही या लोकतंत्र में सरकार द्वारा दुरुपयोग किए जाने पर हम लोगों को बचाती है, और इसके साथ साथ सरकार को लोगों को एक गाइडलाइंस देती है कि आप इस सीमा के अंदर यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है। राजनीतिक प्रणाली है, पंचायती राज है। राजनीतिक की जो व्यवस्था है, पंचायती राज आप समझ सकते हैं, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया हमारे संविधान में। लोक नीति और अधिकारों के मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे उठते रहते हैं, अभी भी आप करंट में देख सकते हैं। ठीक है ना। कभी अल्पसंख्यकों का उठ गया, कभी SC ST का उठ गया। ठीक है ना। अब आते हैं मेंस के सिलेबस पे। उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द दिए हैं। सबसे पहला दिया है शासन, जो कि मैं आपको अभी बतला चुका हूं कि सरकार जो कार्य करती है उन्हें शासन कहते हैं आसान शब्दों में। दूसरा है संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ पे हम सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को छोड़ के चलेंगे, क्योंकि हम पॉलिटी और गवर्नेंस देख रहे हैं, वहाँ पे सामाजिक न्याय भी आ ही जाएंगे। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी बातें दी हुई हैं। देखिए, सिलेबस को पढ़ना, उनका पोस्टमार्टम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको सिलेबस ढंग से पता है तो एग्ज़ाम में से पहले आप घर पे लिख करके जाते हैं कि इस बार एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अगर सिलेबस आपको नहीं पता है तो पूरी ज़िंदगी आप भटकते रह जाएंगे, कुछ ना मिलेगा। तो चलिए फिर हम यूपीएससी के मेंस में जो टॉपिक हैं, जो मेंस का जो शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिए हुए हैं, उसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला उसमें टॉपिक ये है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार। भारतीय संविधान का कौन सा ऐतिहासिक आधार रहा है? ठीक है ना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने व्यापार करने के लिए उनके अपने ही ब्रिटेन के व्यापारियों का एक संघ, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिससे जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, वो भारत में 1608 में आ गई। उसके बाद आगे चलते चलते जैसे ही कंपनी का दुरुपयोग, यहाँ के लोगों का शोषण बढ़ा, तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। ये हमारे संविधान में एक अहम ऐतिहासिक वो रखता है, महत्व रखता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। उसके बाद 1781 का संशोधन आ गया। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। उसके बाद 1786 का एक्ट आ गया। इसी तरह करते करते 1909 का आया, 1919 का आया, 1935 का आया। ये हमारे संविधान का ऐतिहासिक आधार है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, लेकिन अभी हम यूपीएससी के मेंस में पॉलिटी का सिलेबस ओवरव्यू कर रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। ऐतिहासिक आधार है, उनका विकास कैसे हुआ। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हो गया। तो इनका विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। हाँ, कहते हैं ना हमारे देश में अनेकता में एकता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके बनाया गया है। ठीक है ना। लिखित संविधान है। एकात्मक और संघात्मक दोनों तरह की प्रवृत्ति हमें दिखती है इसमें। ठीक है ना। एकल नागरिकता दिखती है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन हम देख सकते हैं भारतीय संविधान में। पहला संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 7वां संशोधन हुआ, जिसके द्वारा क्या किया गया, एक हाई कोर्ट, 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई। ठीक है ना। 24वां संशोधन हुआ राष्ट्रपति को लेकर के कि संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी अगर बिल उनके पास जाता है तो उन्हें वो अनिवार्य है कि दस्तखत करेंगे। 73वां संविधान संशोधन हुआ, हमारे स्थानीय सरकार को, स्थानीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संशोधन के द्वारा शहर की नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है ना। इसी तरह सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए 2002 में संशोधन हुआ। 101वां
संविधान संशोधन हुआ जीएसटी को लेकर के। आप कमेंट में बताइए कि अभी लास्ट रिसेंटली कौन सा संशोधन हुआ है रिसेंटली, वो नहीं जो बिल अभी राष्ट्रपति के पास है या लोकसभा राज्यसभा में, वो बताइएगा जो संशोधन हो चुका है, ठीक है ना, रिसेंटली कमेंट में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रावधान है हमारे देश में SC ST को लेकर के, अन्य अल्पसंख्यकों को लेकर के यूपीएससी में पूछा है। बुनियादी संरचना दी हुई है, कई बार सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका आपस में भिड़ जाती है कि ये संविधान की बुनियादी संरचना में कार्यपालिका क्यों घुस रही है, विधायिका क्यों घुस रही है। हमारे देश में जो मूल अधिकार है बुनियादी संरचना है, ठीक है ना, प्रस्तावना है बुनियादी संरचना है, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें सरकार बदल नहीं सकती, जो बुनियादी संरचना है तो है, उसको बदला नहीं जा सकता। और है संघ एवं राज्यों के कार्य, देख सकते हैं हमारे देश में दो तरह की सरकार है, शासन का विकेंद्रीकरण है, केंद्र में केंद्र सरकार है, राज्यों में राज्य सरकार है। इनके कार्य हैं, संविधान के 7वीं अनुसूची में इनके कार्य दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र का काम है कि वो सुरक्षा को देखे, मुद्रा को देखे, बैंकिंग को देखे, संचार को देखे। राज्य सरकार के कार्य है वो पुलिस को देखे, स्वास्थ्य को देखे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर भारी पड़ जाती है, जैसे कि एक अभी हाल ही में बताया कि बहुत अच्छी कोविड-19 आया, स्वास्थ्य का मुद्दा है कोविड-19। ऐसे में ये कोविड-19 से निपटना राज्य सरकार का काम था, लेकिन ये वैश्विक महामारी होने के नाते राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इस पे काम कर रही थी, दोनों मिलकर के इस पे काम कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में शासन व्यवस्था कैसी है, एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, ठीक है ना। और अगला है संघीय ढांचे से संबंधित विषय, उनकी चुनौतियां। संघीय ढांचे से संबंधित बहुत सारे विषय एवं चुनौतियां उठ जाती है, कभी भाषा को लेकर के, कभी राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के, कभी ऑल इंडिया सर्विस को लेकर के। तो संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां हमारे देश में उठती हैं। स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण व उनकी चुनौतियां। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और शहर की नगरपालिकाओं को शक्ति तो दे दी गई, लेकिन उन्हें वित्त से संबंधित किसी भी प्रकार का कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया। वो आज भी राज्य सरकार के अनुदानों पर ही डिपेंड है। उन्हें उतनी शक्ति नहीं दी गई है कि वो स्वयं ही अपना जो खर्चा आता है, अपना जो लाभ होता है एक शहर या पंचायती राज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कर पाए। उन्हें शक्तियां तो बहुत दी गई है, लेकिन उनके फंडिंग से संबंधित चीज़ें आज भी पेंडिंग चलती है। मेंस में कई बार क्वेश्चन ही इसका आया हुआ है, आप देखिएगा प्रीलिम्स पिछले साल का PYQ जब आप लगाएंगे प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा। और है भारतीय संविधान एवं योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। भारतीय संविधान में जो संघात्मक और एकात्मक की प्रवृत्ति दिखती है, भारतीय संविधान में हमें दिखता है कि एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, USA में। बाकी देखिएगा हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष की एक अलग ही परिभाषा है, जबकि रूस में कुछ अलग ही परिभाषा है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि सरकार किसी के भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक वो लोगों के लिए अलाभकारी ना हो, जब तक वो लोगों के लिए लाभकारी ना हो। यानी धर्म में अगर लोगों को लाभ नहीं हो पा रहा है, उनसे उनकी हानि हो रही है, तो सरकार निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगी। जैसे मुसलमानों में ट्रिपल तलाक को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार कभी कभी लोगों के धर्मों में हस्तक्षेप करती है ताकि उस धर्मों में हो रही कुरीतियों को दूर किया जा सके, ठीक है। संसद और राज्य विधायिका। संसद हमारे देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्थान है, जिसका कानून पूरे देश पे या देश के किसी राज्य पे या किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र पे लागू होता है। राज्य विधायिका है हमारे देश में, वो राज्यों के लिए कानून बनाती है या राज्य के किसी विशेष क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। बिहार राज्य चाहे तो यूपी के लिए कानून तो बनाएगी नहीं, वो बिहार राज्य या बिहार की किसी विशेष शहर के लिए बना सकती है, बिहार की किसी नगर पालिका के लिए बना सकती है। उसी तरह केंद्र सरकार चाहे तो वो बिहार के लिए भी कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो ये किसी विशेष परिस्थिति में भी हो सकता है जब सरकार बहुत ही मजबूरन रूप से किसी राज्य में हस्तक्षेप करती है। संसद एवं राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियों व विशेष अधिकार, वैसे उत्पन्न होने वाले विषय,
तो शक्ति हम देख रहे हैं केंद्र सरकार की शक्ति बहुत ज़्यादा है। केंद्र विकेंद्रीकरण होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं विधायिका के मामले में केंद्र की ओर शक्ति झुकी हुई है, ठीक है ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका, हमारे देश में जो विधायिका है उसके अंदर से कार्यपालिका निकलती है, वह न्यायपालिका। आर्टिकल 50 के द्वारा कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, ठीक है ना। मॉन्टेस्क्यू का शायद ये विचार था कि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से नहीं, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग हो। कार्यपालिका है, कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। न्यायपालिका है हमारे देश में न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, जबकि यूएसए में शायद राज्य केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका है, राज्य कानून के लिए अलग न्यायपालिका है। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो उनकी संरचना, संगठन, कार्य देखेंगे। सरकार के मंत्रालय और विभाग, सरकार के मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, विभाग है, ईडी है, सीबीआई है। प्रभाव समूह, अनौपचारिक, औपचारिक संघ व प्रशासन प्रणाली में उनकी भूमिका। प्रभाव समूह यानी हम दबाव समूह देख सकते हैं। दबाव समूह उन्हें कहते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पे नैतिक रूप से अनैतिक रूप से दबाव डालते हैं। कभी कभी ये संविधान से बाहर चले जाते हैं, हिंसा का रूप ले लेते हैं, ठीक है ना। ये सब है। जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1956, 51 है शायद। उनकी मुख्य विशेषताएं कौन सी है? विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्यों होती है, इनके क्या कार्य हैं? विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्ति व कार्य व उत्तरदायित्व। विभिन्न निकाय हैं, संवैधानिक निकाय हैं। ये है 280 है, आर्टिकल 280, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। SC ST के लिए है, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग को लेकर यहाँ पे आप देखिए विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्ति व उनका उत्तरदायित्व। जब ईवीएम पे मुद्दा उठा रही थी विपक्ष पार्टी, तो ऐसे में क्या निर्वाचन आयोग का ये कर्तव्य नहीं था कि वो इस बात को डिफाइन करें कि ईवीएम सही है नहीं है? तो ऐसे में ईवीएम को लेकर के निर्वाचन आयोग से सवाल आ गए थे मेंस में कि ईवीएम की विश्वसनीयता लोगों में जगाने के लिए निर्वाचन आयोग क्या काम कर रहे हैं, उसके कितने उत्तरदायित्व हैं, ठीक है ना। संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय हैं। संविधिक ऐसे निकाय जिनका गठन संविधान द्वारा न बल्कि संसद द्वारा कानून बना के किया गया। अर्धन्यायिक निकाय जो न्यायालय की इतना ही शक्ति रखती है, अपनी सजा सुना सकती है, ठीक है ना। सरकारी नीति व विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप व उनके अभिकलाप व क्रियाकलाप के कारण उत्पन्न विषय। सरकारी नीतियां बहुत सारे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उनके जो हस्तक्षेप हो रहे हैं, उनके क्रियाकलाप में बहुत सारे मुद्दे उत्पन्न हो जा रहे हैं, इनको हम देखेंगे। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही के महत्वपूर्ण, ई गवर्नेंस की सरकार किस तरह, कम सरकार ज़्यादा शासन, ई गवर्नेंस का सबसे बड़ा श्लोक है, यही है सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कि कम सरकार ज़्यादा शासन, इसको देखेंगे। अनुप्रयोग, सीमाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही व संस्थागत व अन्य उपाय। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, किस भूमिका लोकतंत्र में। तो ये सब सिलेबस है हमारे यूपीएससी को जीएस पेपर 1 में पॉलिटिका और मेंस के जीएस पेपर 2 में पॉलिटिका। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था के मेंस का जो सिलेबस है, भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐतिहासिक आधार, ऐतिहासिक विकास, इनकी विशेषताएं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार और विकास, कि भारतीय संविधान में किस तरह से विकास किया, किस तरह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद 81 का आया, 84 का आया, 86 का आया, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है।
तो मैं हुसैन लेता हूँ अलविदा। जय हिंद।